हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स की अगली एक्सरसाइज 4.2। लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा था बच्चे। आज हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ़ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कि अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, हमारी सेम रहती है। जो रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना। मतलब अगर हम रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बना दें तो हमारी डिटर्मिनेंट पे कोई भी चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। अब अगर मैं इसकी रोज को कॉलम बना दूं और कॉलम को रोज बना दूं, ये रो है, इसे मैंने कॉलम बना दिया 3 4, तो इन दोनों का आप डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेना, इन दोनों का डिटर्मिनेंट आपका सेम आएगा। ऐसे 3/3 की भी कोई मैट्रिक्स होगी, उसका भी आप डिटर्मिनेंट निकाल के देख लीजिएगा, उसका आपका मैट्रिक्स हमेशा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है कि वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्ड अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कि अगर हमने रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बच्चों, सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है, वो कहती है इफ एनी टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर कभी भी हमारा दो रो या कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम किन्हीं भी दो रोज को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसका डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सपोज कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 9 2 4 6। अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज दैट आपके पास कोई भी वैल्यू आती है, मान लीजिए सपोज 30 आती है। अब मैंने इसकी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, किसी भी एक रो को 4 5 9 1 2 3 2 4 6, तो अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट रो को सेकंड रो से क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। R1 इंटरचेंजेस टू R2, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली इसकी वैल्यू अगर +30 थी तो -30 हो जाएगी और अगर -30 थी तो +30 हो जाएगी। ये मैंने एज्यूम करके लिखा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना हमने लास्ट क्लास में देख रखा है तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम आर सेम द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम अधिकतर यूज़ करेंगे। इसके अंदर ये है कि हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे सपोज दैट 1 2 6 2 4 9 1 2 6, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है तो उसको हमें सॉल्व नहीं करना, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यही है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में लिखा है ना, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर सेम द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम इसका। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट कांस्टेंट। कि मतलब आप किसी भी रो या कॉलम को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज दैट आपके पास कोई, आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो किसी का 1 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आपका क्या हो जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। अब मैं किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 0 0 1, तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 0 दैट इज़ 5। तो जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी, 1। अब अगर मैंने इसकी किसी रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम और डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ 2 or more terms then determinant can be expressed at the sum of 2 or more determinant। कि अगर if sum or all elements of a row or column are determinant are expressed at the sum of 2 or more terms, अगर कोई भी रो या कॉलम को आप 2 या 2 से ज़्यादा टर्म में एक्सप्रेस करते हो तो डिटर्मिनेंट को भी एक्सप्रेस कर सकते हो आप 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ये ऐसे है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 x + a 5 c y + b 7 9 z + c। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ
दो डिटर्मिनेंट में कैसे 1 2 और x 1 2 x 5 6 y 5 6 y 7 9 z 7 9 z, और दूसरा डिटर्मिनेंट 1 2 a 1 2 a 5 6 b 5 6 b 7 9 c 7 9 c। यही लिखा था ना, इफ any row or column is expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can also be expressed as the sum of two or more terms। इस तरह से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। अगर किसी भी रो की या किसी भी कॉलम की कोई भी एक रो या कॉलम आपका एक्सप्रेस हो रहा है सम की तरह किन्हीं भी वेरिएबल में। अब लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है, इफ द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रोज are added to every element of a row or column of a determinant, then the value of determinant remains the same। इसका मतलब है कि जो आप कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन लगाते थे मैट्रिक्स में, वो कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन आप डिटर्मिनेंट में भी लगा सकते हो। बस उनमें कौन सा ऑपरेशन नहीं लगा सकते वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे कि आर आई गोज टू आर आई प्लस के आर आई, सी आई गोज टू सी आई प्लस के इंटू सी आई, आप ये ऑपरेशन सारे लगा सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 5 7 9 11 5 2 9। अब इसमें मैं क्या क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ? इसमें मान लीजिए सपोज दैट मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो मैं लगा सकता हूँ इसके अंदर, मुझे पता है कि ये क्या है R3 है। R3 मतलब मैं इस 5 में से ये 5 में से 5 माइनस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, R3 गोज टू R3 माइनस 5 इंटू R1। R3 में से 5 टाइम्स R1 माइनस कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है R3 मतलब 5 माइनस 5 इंटू 1 0 हो जाएगा ये हमारा। तो इस तरह का हम कोई भी ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं। कौन सा ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते? हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं R3 गोज टू R3 माइनस R2, या फिर R3 गोज टू R3 प्लस R2। इस तरह के आप सारे ऑपरेशन लगा सकते हो। बस आप कौन सा ऑपरेशन नहीं लगा सकते, आप ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते R3 गोज टू 2 इंटू R3, ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये 4th पॉइंट में ही पढ़ा था। 4th पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट। कि अगर हम किसी को भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट भी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हमें नहीं अप्लाई करना है, हमें सिर्फ ये वाले ऑपरेशन लिखने हैं कि R3 गोज टू R3 माइनस 5 R1। अच्छा, मल्टीप्लाई इसमें हो सकता है, जैसे आप चेंज ला रहे हैं R3 मैट्रिक्स में, तो R3 मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए R3 मैट्रिक्स में कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, R3 में कोई नहीं हो रहा, इसमें R3 में मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये वैलिड नहीं है। तो अब आप एक और देखिए, क्या ये वैलिड है? R3 गोज टू 2 इंटू R3 माइनस R1, ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जिस मैट्रिक्स में आप चेंज ला रहे हैं उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, दूसरी वाले मैट्रिक्स में हो सकता है। यही है हमारा, इफ द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द रोज और कॉलम आर एडेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम देन ऑफ अ डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। इस तरह से इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें क्वेश्चंस करने हैं। उन क्वेश्चन को देखते हैं जरा। तो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में साफ साफ ऊपर लिखा है, विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट सॉल्व द फॉलोइंग। आपको विदाउट यूजिंग, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व द फॉलोइंग। आपको एक्सपेंड नहीं करना, जो हमने 4.1 में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 to 6, इन क्वेश्चन में आपको एक्सपेंड नहीं करना, बिना एक्सपेंड करे इनको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा बच्चों, जब भी आपको दिखे कि किसी भी डिटर्मिनेंट को आपको 0 के इक्वल करना है, तो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल कब होगा? जब या तो उसकी सारी रोज और कॉलम, मतलब कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो, या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो, या फिर हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रोज आर सेम, टू रोज और कॉलम आर सेम देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। कि अगर उसकी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम हमारे 0 हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
अब इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा सकते हैं, ये हमने समझा था। इफ सम और एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर डिटरमाइंड of a determinant are expressed as the sum or two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum or two or more determinant। इसके अंदर हमें दिख रहा है कॉलम नंबर 3 के अंदर इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सम की तरह एक्सप्रेस हो रहा है, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो हम इसको क्या कर लेंगे, दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई और जेड प्लस एक्स ए और ए वाई बी बी जेड सी और सी। अब देखिए जरा, इस वाली डिटर्मिनेंट में आपकी कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल अगर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। इसमें भी आइडेंटिकल है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन लगा देते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। तो प्रॉपर्टी का ये आपने देखा, हमने इसको बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं किया, और बिना एक्सपेंड किए कितना ईजी पड़ा। एक्सपेंड करते तो सोचो आप एक पूरी की पूरी कॉलम के अलोंग करते या रो के अलोंग करते और ये कितना बड़ा पड़ता। तो यही हमारा प्रॉपर्टी का फ़ायदा है, प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चन को क्या कर देगी, बहुत ईजी बना देगी, छोटा कर देगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे हमारे पास है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो हमें अब इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल करना है। मैंने आपको बताया कभी भी कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 करनी है तो आपके पास दो केस पॉसिबल है, या तो आप किन्हीं भी दो रो को या दो कॉलम को आइडेंटिकल बना दीजिए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, या फिर आप कोई भी एक रो को और कॉलम को किसके इक्वल कर दीजिए, 0 के इक्वल कर दीजिए। अगर उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यही देखते हैं हम बच्चों। अच्छा बच्चों, मैंने एक चीज़ देखी, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ तो a माइनस बी और ये प्लस बी, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसको ऐड करूँगा तो प्लस सी से माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें यही ऑपरेशन लगा दूँ, C1 गोज़ टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब इसमें मैंने कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दिया, तो क्या हो गया मेरे पास, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ऐसे नीचे वाले में b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और थर्ड वाले में c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम एज इट इज लिख देते हैं, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट आपस में कट जाएंगे, 0 0 0, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब सारे एलिमेंट क्या आ गए, एक कॉलम हमारा सारा 0 है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह से हमें बाकी के क्वेश्चन इसमें ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86, इसको आपको 0 के इक्वल करना है। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें आप एक चीज़ देखिए, ये 65 दे रखा है मुझे, अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ 7 है मेरे पास सेकंड कॉलम में, 7 9 से 63 और 2 प्लस करूँगा तो 65 आ जाएगा। ऐसे ये 8 है, 8 9 से 72 और 3 प्लस किया तो 75, 9 9 से 81 और 5 प्लस किया तो 86। मतलब कि ये अगर मैं सेकंड कॉलम में 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये वाला कॉलम को ऐड करता हूँ तो ये मेरा बन रहा है। तो मैं इसी को इस तरह से प्रोसीड करता हूँ, 2 3 5 7 8 9, इस 65 को मैं तोड़ के लिख देता हूँ 63, 7 9 से 63
+2 65, ऐसे ये था हमारा। ये क्या हो गया, 8 9 से 72 +3 75 हो जाएगा। ये 9 9 से 81 +5 86। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये सब क्या है, ये 9 का मल्टीपल में मैं ये वाला कॉलम ऐड कर रहा हूँ तो ये मेरे बन रहे हैं। तो इस तरह से इसे स्प्लिट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको, अब तो ये हमारे प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 थी ना हमारी कि इफ सम और एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम और ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज द सम और 2 और मोर टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम और 2 मोर टर्म्स। तो इस कॉलम के हमारे एलिमेंट सम की तरह एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इसको मैं 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकता हूँ। 2 3 5 7 8 9 63 72 81 प्लस ऐसे 2 3 5 7 8 9 दोबारा 2 3 5। तो आप देखिए जरा, कॉलम 1 इस वाली मैट्रिक्स के अंदर कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल हो गए तो इसको तो मुझे सॉल्व ही नहीं करना, ये तो डायरेक्ट क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। बाकी इस वाली डिटर्मिनेंट के अंदर 2 3 5 7 8 9 63 है, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 × 9 72 को क्या लिख सकता हूँ, 8 × 9, और इस 81 को क्या लिख सकता हूँ, 9 × 9 लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब इस पूरे कॉलम में से मैं 9 को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 9 को मैंने क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया। 9 को बाहर कॉमन लिया, क्या बचा मेरे पास अंदर, 2 3 5 7 8 9 7 8 9। 2 कॉलम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। 9 × 0 क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है पहले से ही। तो आपने देखा इसको किस तरह से हमने किया। गिवन डिटर्मिनेंट हमारा ये था, इसको हमने देखा कि सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम में 9 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं फर्स्ट वाला प्लस कर रहा हूँ तो हमारा ये आंसर आ रहा है। तो इसी को मैंने स्प्लिट कर लिया। 65 को लिखा 63 + 2, 75 को लिखा 72 + 3, और 86 को लिखा 81 + 5। इसको 2 डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस किया, 2 कॉलम आइडेंटिकल मिले, ये तो 0 हो गया हमारा। इसके अंदर हमने इसको हम लिख सकते हैं 7 9 जा 63, 8 9 जा, और ये 9 9 जा 81। इसके अंदर आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको C2 goes to 9 × C2 कर देते आप, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 9 टाइम्स बढ़ जाती। तो यहाँ पे सब जगह 63 72 और 81 आ जाता, 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते, वो फिर भी 0 बन जाता, और बाहर की तरफ आप 9 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 9 टाइम्स हो जाती। तो वो आपके ऊपर है, आप किस तरह इसको प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ पे A ब्रैकेट में B + C, B ब्रैकेट में C + A, C ब्रैकेट में A + B = 0। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप देखिए बच्चे, ये तो सब है हमारा कॉलम 1 में 1 1 1 है, फिर ये BC CA और AB। अच्छा, इसको मैं अगर अब अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, A को B से किया AB + AC, B को मल्टीप्लाई करूं तो BC + BA, और C को मल्टीप्लाई करूं तो AC + BC। जहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों आपको पता है 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या है, या तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम हमारा 0 बन जाए, या फिर हमारी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। अब मैं इसके अंदर देख रहा हूँ AB और AC, अगर मैं इसमें सेकंड कॉलम को ऐड कर देता हूँ तो AB AC और BC, यहाँ पे आप देखिए AB BC और AC, और यहाँ पे भी AC BC और AB। तो हमें दिख रहा है ना कि अगर मैं इस कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर देता हूँ तो सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, और वो सेम वाले एलिमेंट को मैं कॉमन ले लूँगा। कॉमन ले लूँगा तो 1 1 1 बच जाएगा मेरे पास। तो वही मैं इसमें करता हूँ जरा कि C3 goes to C3 + C2। इस कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड कर दिया मैंने। अगर ऐड कर दिया तो क्या हुआ, 1 1 1 BC CA AB। इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा, AB + BC + AC, सेकेंड वाला AB + BC + AC। इसमें दोबारा ये इधर ऐड होगा AB + BC +
ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को आप ऑलरेडी कॉमन आउट ले लीजिए बाहर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपने कॉमन लिया 1 1 1, बी सी सी ए बी 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया हमारे डिटर्मिनेंट 0 आ गया। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा, 5th क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, इक्वल करना आपको 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। आपको इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल करना है। अच्छा बच्चे, इसका 2 तरह से आप सोच सकते हैं, थिंकिंग प्रोसेस देखिए। मेरे को 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये करना है, तो या तो ऐसा हो सकता है कि मैं इसको क्या करूं, पहले आरएचएस को देख लूं। 2 इंटू ये वाले डिटर्मिनेंट का मतलब है कि ये वाले डिटर्मिनेंट 2 बार ऐड होके आया है, तो 2 बार ऐड होके आया है, तो एक तरीका तो ये है मैं इस वाले डिटर्मिनेंट को क्या करूं, 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर देता हूं। जैसे कि बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, और ए पी और एक्स अलग, और ये वाली सारी टर्म, और बी क्यू और वाई अलग। उस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी आप एक चीज़ ऐसे देख सकते हो, आपको बाहर क्या लेना है, आपको बाहर 2 कॉमन लेना है। तो इसके अंदर बच्चों आपको बाहर देखिए 2 लेना है। तो इसका एक तरीका ऐसा भी है कि अगर मैं एक चीज़ बच्चे देखिए क्या करूं, अगर मैं R1 के अंदर R2 और R3 को ऐड कर दूं, तो B और B 2B, C और C 2C, A और A 2A, तो मैं 2 बाहर ले लूँगा। ऐसे इधर देखिए Q और Q 2Q, R 2R, P 2P, तो इस पूरे के अंदर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, उसमें 2 को बाहर ले लूँगा। तो ये आपके ऊपर है, आप दोनों में से किस तरह से करेंगे। मैं एक मेथड आपको बता देता हूँ, दूसरे मेथड से आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं R1 में R2 प्लस R3 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, B प्लस सी B प्लस सी प्लस C प्लस A प्लस B। तो डायरेक्ट लिख दूँ, 2 बार B आएगा, 2B प्लस 2C प्लस 2A। ऐसे यहाँ पे करूँगा तो Q और Q 2Q प्लस 2R प्लस 2P, और इधर भी हमारा ऐसे आ जाएगा 2Y प्लस 2Z प्लस 2X। और ये हमारा एज इट इज़ लिखा हमने C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X और X प्लस Y। अब पूरी रो में से क्या ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 मेरा कॉमन आ गया, क्या बचा मेरे पास, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z, और नीचे C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों देखो, आपको फाइनल आंसर में क्या चाहिए, फाइनल आंसर में आपको यहाँ पे A चाहिए, यहाँ पे P चाहिए और यहाँ पे X चाहिए। अब मुझे इसे A बनाना है, यहाँ पे सिर्फ A रहना चाहिए, मतलब B और C को मेरे को हटाना है, B और C को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे B और C नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखिए बच्चे, अगर मैं C प्लस A माइनस कर देता हूँ, C प्लस A माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से B बचेगा, R और P हटा दिया, R और P हटा दिया तो यहाँ से Q बचेगा, और X और Z हटा दिया, X और Z हटा दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, Y बचेगा। मतलब ये वाली चीज़ बच जाएगी ना हमारे पास, B Y और B Q और Y वाली चीज़ बच जाएगी, है ना, सेकेंड रो आ जाएगी मेरे पास। तो मैं वही करता हूँ, R1 गोज़ टू R1 माइनस R2,
इस R1 में से R2 को माइनस कर देता हूँ। तो R1 में से R2 को माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, C और A हट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ B बचेगा। R और P हट गया तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ Q बचेगा। X और Z हट गया तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ बच्चे Y बचेगा। यहाँ पे ये तो एज इट इज़ है ही, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, और यहाँ पे A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। अब अगर मैं इस R3 में से ये B माइनस कर दूँ तो मेरे पास A बचेगा। ऐसी P प्लस Q में से Y चला जाएगा तो P बचेगा, X प्लस Y में से Y जाएगा तो मेरे पास X बचेगा। तो वही हम इसमें लिखते हैं कि R3 गोज़ टू R3 माइनस R1, R3 में से R1 माइनस कर देते हैं। इस R3 में से R1 चला गया तो मेरे पास क्या बचेगा, ये A, ये क्या बचेगा P, और ये क्या बचेगा X। ऊपर हमारे पास B Q Y पहले से ही है, C प्लस A, R प्लस P और X प्लस Z है। अब इसके अंदर से R3 माइनस कर देता हूँ तो C, R और Z भी बच जाएगा, है ना। तो वही लिख देते हैं दोबारा, R2 गोज़ टू R2 माइनस R3।